सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके सिलेबस में सब्जेक्ट दिया है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में इतिहास में एक चैप्टर दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, दो चैप्टर है, एक तो यूरोप में राष्ट्रवाद, एक भारत में राष्ट्रवाद। अच्छा, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि जब आप अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट करते हैं तो जो जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो जो आंदोलन होते हैं, उन सब को मिला करके राष्ट्रवाद कहा जाता है। जैसे भारत में जब आंदोलन शुरू हुए तो 1905 तक तो क्या चल रहा था? 1905 तक जो कांग्रेस बनी थी वो निवेदन वगैरह कर रही थी अंग्रेजों से, भाई हमको स्वतंत्र कर दो या हमको कुछ अधिकार दे दो। 1905 के बाद में हमारे यहाँ राष्ट्रवाद शुरू होता है। जब बंगाल का विभाजन होता है तो इनको समझ में आया था कि ये जो अंग्रेज सरकार है वो हमारे हित में एक भी कार्य नहीं करने वाली है। फिर वहाँ से भारत में लड़ाई चालू हो जाती है राष्ट्रवाद की और अपने अपने तरीके से लोग जो है स्वतंत्रता को पाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग क्रांतिकारी रुख अपनाते हैं, कुछ लोग जो है मतलब कह सकते हैं कि संवैधानिक रुख अपनाते हैं या फिर क्षमा याचना, इन सब का रुख अपनाते हैं। तो कुछ हिंसा का, कुछ अहिंसा का, इस तरह से वो लोग राष्ट्रवाद के लिए प्रेरणा करते हैं, राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, ये होता है राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद के ऊपर ऑलरेडी हम आपको 100 प्रश्न करवा चुके हैं, ठीक है ना, तो और इसकी पीडीएफ भी ग्रुप में डाल चुके हैं। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद को करने वाले हैं और आप केवल इन्हीं 100 प्रश्नों को कर लेना। ये देखने के लिए आपको 100 प्रश्न लगेंगे क्योंकि हम 100 प्रश्नों में पूरा एमसीक्यू करवाएंगे, साथ साथ में डिटेल सॉल्यूशन भी देंगे। तो 100 के अलावा ये डिटेल सॉल्यूशन सहित लगभग 300 प्रश्न हो जाएंगे, 300 फैक्ट आपके पास में आ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है और सबके पास में इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियो जो टॉपिक वाइज हमने अब शुरू कर दिया है, टॉपिक वाइज आपका जो है ये टॉप 100 एमसीक्यू की सीरीज चालू हो चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है अभी हमारी टॉप 100 सीरीज जो है आपका जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए चल रही थी। अब हमने अस्पताल सहायक के लिए भी टॉप 100 टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर दी है, तो पूरा टॉपिक वाइज आपको कवर करना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आइए देखते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। देखिए ऑप्शन सहित मिलेगा आपको और आप पहले आंसर लगा लेना, फिर हम आपको बताएंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है 1848 में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के अपने सपने को साकार करते हुए चित्रों की एक श्रृंखला किसने बनाई थी? तो जो चित्र बनाए गए थे कि भाई 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई थी। देखो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे महान लोग थे, उनमें से ये 4 महान लोगों के नाम दिए गए हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के अपने सपने को साकार करते हुए 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई थी। अब वो 4 चित्रों की श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी, किसने वो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, वो आपको बताना है। पहले आप आंसर लगा लीजिए, फिर हम आपको आंसर बताएंगे, फिर डिटेल में सॉल्यूशन बताएंगे कि आखिर इसका अर्थ निकल क्या रहा है, क्या हुआ था 1848 में। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेडरिक सॉरियू महोदय के द्वारा जो है 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई थी। चलिए आइए देख लेते हैं डिटेल सॉल्यूशन। ये रहा डिटेल सॉल्यूशन। तो 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की। इसमें उन्होंने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने विश्व के अपने सपने को दर्शाया था, जो उस समय उभरते राष्ट्रवाद का एक प्रमुख उदाहरण था। उन्होंने ये बताया था कि भाई किस तरह से हमको अपना स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो 4 चित्र बनाए उन्होंने और उस 4 चित्र में सब कुछ क्लियर हो गया कि किस तरह से उनको राष्ट्रवाद को आगे लेकर के चलना है। तो ये फ्रांसीसी कलाकार थे। कौन थे? फ्रेडरिक सॉरियू महोदय। इनके द्वारा 1848 में 4 चित्रों की यह श्रृंखला बनाई गई थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अच्छा, सामाजिक विज्ञान में यही प्रश्न थोड़े से कठिन लगेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, क्योंकि हमने पहले कभी इनको पढ़ा नहीं है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन 2-3 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो इसमें से ही आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए कह रहे 1804 की नागरिक संहिता जिसने जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 1848 में एक नागरिक संहिता बनाई गई। उस सिविल कोड ने कहा कि भाई जन्म के आधार पर जितने भी विशेष अधिकार लोगों को मिल रहे हैं, मतलब जैसे राजा का बेटा राजा होगा, ये जो विशेष अधिकार मिल रहे हैं अब ये विशेष अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो उस नागरिक संहिता को, उस सिविल कोड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। 4 ऑप्शन है। देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा, ये संहिता किसने दी थी? ये दी थी नेपोलियन संहिता, इसको कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो है ये संहिता दी गई थी। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लागू इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया, कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया था। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा भाई राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जिसके अंदर सामर्थ्य होगा वही अब राजा बनेगा। ठीक है, तो जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उस विशेषाधिकार को इस नेपोलियन संहिता के द्वारा समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, आपके सामने ये जो एग्जाम लगा हुआ है मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक का, बहुत बढ़िया एग्जाम है, क्योंकि इसके बाद में मध्य प्रदेश में प्री एग्जाम चालू हो जाएगा। पहले प्री एग्जाम होगा, ठीक है, अर्हता परीक्षा 5 जून को पता चलेगा, आपको और भी डिटेल में बता देंगे। उसके बाद में मेंस होगा, फिर फिजिकल, फिर ये सारी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। उससे पहले उससे कौन सी, केवल यही एक वैकेंसी है। तो जिन लोगों ने इसका फॉर्म भरा मेरे भाई मेहनत कर लो, इसी में सिलेक्शन ले लो, क्योंकि उसके बाद मध्य प्रदेश में जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल साबित होने वाला है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एमपीएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलने वाले हैं। और ये जो हमने टॉप 100 सीरीज चालू कर दी है, ये सभी टॉप 100 के पूरे एमसीक्यू की जितना भी हम कराएंगे उन सब का पीडीएफ जो है वो इसी नोट्स में मिलेगा, और कहीं भी आपको इसका पीडीएफ देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त और भी जो चीज़ें आएंगी, जैसे पेपर सेट भी करवा रहे हैं, 4 पेपर सेट, 4 प्रैक्टिस सेट भी करवा चुके हैं, उसका भी पीडीएफ हमने ग्रुप में डाल दिया है। और ये सब कुछ आपको केवल 4 तारीख तक, 4 तारीख से जेल पहरी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 4 तारीख तक आपको मात्र 128 रुपये में मिल रहा है। इसके बाद में ये 149 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग 5-6 प्रैक्टिस सेट डल चुके होंगे, टॉप 100 सीरीज के लगभग 700-800 क्वेश्चन डल चुके होंगे, और पूरी थ्योरी भी आपको मिल जाएगी, है ना। और आगे भी जितने भी आपके आगे प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू आने वाले हैं, लगभग एग्जाम तक आपके पास में 4000 के आसपास एमसीक्यू पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वो प्राइस 149 हो जाएगी 4 तारीख के बाद में। 4 तारीख तक आप 128 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने की छोटी सी प्रक्रिया, कोई ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना मेरे भाई। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। इसी पर आपको 128, अभी 128, 4 तारीख के बाद 5 तारीख से 149। जो लोग 5 तारीख को वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें, आज से आपको 149 देना है। ठीक है, और जो अभी आज वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आज है कितनी तारीख, 2 तारीख है, तो 2, 3 और 4, 3 दिन आपको 128 रुपये में मिल रहे हैं। इसी पर 128 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी व्हाट्सएप नंबर से तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स, आगे के सारे जो पेपर सेट हम करवाने वाले हैं उन सब की पीडीएफ आगे आपको मिलती रहेगी। ठीक है मेरे भाई, और जितना भी थ्योरी हमने करा रखा है वो सारा थ्योरी भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, 1843 में प्रसा की पहल पर स्थापित जोलवेरिन क्या था बताइए। ये जो जोलवेरिन शब्द दिया गया था ये क्या था? एक सीमा शुल्क था, एक राजनीतिक दल था, एक सैन्य गठबंधन था, या फिर एक मजदूर संघ था? बताइए। तो प्रसा की पहल पर स्थापित जोलवेरिन ये क्या था? आइए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह एक प्रकार का सीमा शुल्क संघ था। ठीक है, देखिए डिटेल देख लीजिए यहाँ पर। देखिए, तो जोलवेरिन एक सीमा शुल्क संघ था जिसका गठन 1843 में, कब? 1834 में। 1834 में प्रसा की पहल पर किया गया था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हुए थे। इसने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया और जर्मन राज्यों के बीच में व्यापार को आसान बनाया था। व्यापार को आसान कैसे बनाया? अपने अगर भारत की बात करते, जैसे 1991 में एलपीजी पॉलिसी लागू की गई थी ना, कि बाहर के लोग भारत में निवेश कर सकते हैं और भारत के लोग बाहर निवेश कर सकते हैं। उसी तरह से ये जोलवेरिन करके एक संगठन था जिसने व्यापार करने की जो भी बाधाएं थी उनको सरल करने का प्रयास किया था। अच्छा, प्रश्न नंबर 4 ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया अब बहुत सारे एग्जाम्स में, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह प्रसिद्ध कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? परसों वाले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में भी ये क्वेश्चन रखा था, है ना। बताइए। तो विक्टर एमुअल द्वितीय के द्वारा, ड्यूरिक मैककॉर्टिन के द्वारा, जूसेफ गैरिबाल्डी के द्वारा, या फिर लुई फिलिप के द्वारा? किसने कहा था ये कथन? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कहा था ड्यूक मैटनिक ने, ड्यूक मैटनिक के द्वारा यह कथन कहा गया था। तो यह कथन ऑस्ट्रेलियाई चांसलर ड्यूक मैटनिक का है। उनका मतलब था कि फ्रांस में होने वाली किसी भी राजनीतिक उथल पुथल या क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ता है। यानी फ्रांस में अगर कुछ भी हुआ तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप पे पड़ता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को बताने के लिए जो ऑस्ट्रेलियाई चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक, उन्होंने कहा था कि भाई अगर फ्रांस को छींक आ जाती है तो मान लो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो गया है। ठीक है ना। थोड़े से प्रश्न कठिन लगेंगे लेकिन आपको समझना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आएंगे। भाई सिलेबस में दिया है, पेपर कठिन बनाएंगे तो 5-6 प्रश्न अगर यहाँ से दे दिए यूरोप में राष्ट्रवाद से, तो भैया खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना इसको। चलो आगे बढ़ लेते हैं। 1815
1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय शक्तियों ने यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए कहां पर मुलाकात की थी? नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में जब हार गया तो भाई यूरोपीय शक्तियां एक स्थान पर आकर के एक जो है कह सकते हैं कि समझौता उन्होंने किया कि अब यहां पर इस तरह से सारी चीजें चलेंगी। ये समझौता कहां पर किया गया था? पेरिस में, लंदन में, वियना में, रोम में। कहां पर यह समझौता किया गया था? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वियना में यह समझौता किया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। 1815 में नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराने के बाद यूरोपीय शक्तियों ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधित्व ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मिले थे। इस सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने की थी, जो ऑस्ट्रेलिया के क्या थे? चांसलर थे, ठीक है, जिसे वियना संधि के नाम से जाना जाता है। तो वाटरलू में इन्होंने जो है इनको नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। फिर उन्होंने समझौता किया, भाई 4 देश मिलकर के लड़ रहे थे तो चारों लोग मिलकर के समझौता करेंगे ना भाई, कैसे कैसे क्या क्या चलने वाला है। तो इन लोगों ने मुलाकात कहाँ पर की थी? तो इन लोगों ने मुलाकात की थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और फिर वहां से यह समझौता चालू हो गया था। इस समझौते को वियना की संधि कहते हैं। 1815 में हुई थी। डेट सहित आपको याद रखना है। अगला, यंग इटली नामक गुप्त भूमिगत संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए किसने की थी यंग इटली नामक गुप्त भूमिगत संगठन की स्थापना? काउंट कैवूर, ग्यूसेप गॉरिबल्डी, ग्यूसेप मैसनी या फिर ऑटो वॉन बिस्मार्क? किसने की थी भैया? बताइए, यंग इटली की जो संगठन है इसकी स्थापना किसने की थी? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्यूसेप मैसनी के द्वारा की गई थी। यहां पर देख सकते हैं इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मैसनी ने मार्सेल्स में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नामक 2 गुप्त समाज की स्थापना की थी, ताकि इटली के एकीकरण के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा सके। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते, देखो पढ़ने में थोड़ा सा ये ऐसा लगेगा कि यार क्या ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है ना। तो कैसे भी करके पूरी वीडियो देखना है मेरे भाई, ठीक है। देखिए, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार किसे माना जाता है? किसको हम जर्मनी के एकीकरण का आर्किटेक्ट कहते हैं? बताइए। तो सबको पता है भाई जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? 4 ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं, परसों ही आपको हमने मॉक टेस्ट में बताया था कि भाई भारत का बिस्मार्क या फिर भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं किस किसने अच्छे से तैयारी की है। बताइए, कमेंट कीजिए, भारत का लौह पुरुष या फिर भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, जिसने भारत पूरा बिखरा हुआ था स्वतंत्रता के बाद में, उन सब को एकजुट करके वर्तमान भारत का जो है नक्शा दिया था, वो किसने किया था? फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑटो वॉन बिस्मार्क हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं प्रसा के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़े। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ जीत करके एकीकरण प्रक्रिया को पूरा किया और इन सब को मिला करके इटली का निर्माण किया था। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने। 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे आंसर की ओर चलेंगे। विक्टर एमेनुअल द्वितीय को जो है 1861 में संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया था। यहां पर आप डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। इटली के एकीकरण की लंबी प्रक्रिया के बाद में भाई एकीकरण में बहुत टाइम लग गया ऑटो वॉन बिस्मार्क को। 1861 में सॉर्डिनिया पीडामेंट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का पहला राजा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर ये रहा आपके सामने। 9 नंबर है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने राष्ट्र को एक महिला के रूप में चित्र किया था। फ्रांस में इस नारी रूपक को क्या नाम दिया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर की बात करेंगे, सीधे आंसर की ओर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको मारियान नाम दिया गया था। देखिए, फ्रांस में राष्ट्र को मारियान के रूप में चित्रित किया गया था, जो एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। यह स्वतंत्रता और गणतंत्र के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह जर्मनी एक का रूपक जर्मेनिया थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने देखिए। 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन किन 2 देशों के बीच में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो निर्माण हुआ था वो एक एक्ट के तहत हुआ था। वो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में आया था, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि भाई किन 2 देशों के बीच में ये एक्ट जो है, किन 2 देशों के बीच में इसके लिए समझौता हुआ था? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में समझौता हुआ था। तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिससे इंग्लैंड व्यवहारिक रूप से स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव थोप सका था। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 11। ग्रीस, यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, तो यूनान जिसे हम ग्रीस कहते हैं, तो ग्रीस की स्वतंत्रता के लिए संगठन मतलब संग्राम जो है वो कब शुरू किया गया था, कौन से वर्ष में? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1821 में इसको शुरू किया गया था। ये डिटेल सॉल्यूशन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम 1821 में शुरू हुआ। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विकास ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ ग्रीस के लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जगाया, जिससे अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई। आगे देखते हैं, 12 नंबर ये रहा। जर्मन रूपक जर्मेनिया बलूत के पत्तों पर मुकुट पहनती है। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है बताइए? तो जर्मन बलूत है जिसकी जो मूर्ति बनी हुई है,
अच्छा, ये जर्मेनिया क्या है, पहले इसको समझ लो। जो जर्मन रूपक जर्मेनिया है ना, जर्मेनिया जिस तरह से अपन भारत माता की तस्वीर देखते हैं, भारत माता की तस्वीर देखते हैं ना, उसी तरह से जर्मनी के लोगों ने एक जर्मेनिया नामक तस्वीर बनाई थी। उस जर्मेनिया वाली तस्वीर में जो बलूत ओक के पत्तों का जो जर्मेनिया बनी हुई है मूर्ति जो है, वो ओक के पत्तों का मुकुट पहनती है, ठीक है ना। वही कह रहे हैं कि ये जो जर्मन बलूत है ना, वो किसका प्रतीक है, ये ओक के जो पत्ते हैं वो किसका प्रतीक हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये ओक के पत्ते वीरता के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए जर्मेनिया होती क्या है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप में राष्ट्रवाद को पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो जर्मन में रूपकात्मक जो चित्र है, जर्मेनिया को बलूत ओक के पत्तों का मुकुट पहने हुए दर्शाया गया है। जर्मन संस्कृति में बलूत का जो पेड़ है वो वीरता और बहादुरी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसके पत्तों का मुकुट जो है जर्मेनिया को पहनाया गया है। अगला देखिए, 19वीं सदी के मध्य में यूरोप का वह कौन सा क्षेत्र था जहां भौगोलिक और जाति भिन्नताएं सबसे अधिक थीं, जो प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना था। पहला विश्व युद्ध हुआ क्यों था, इसी की वजह से हुआ था। वो ऐसा कौन सा क्षेत्र था, आल्प्स, बाल्कन, स्कैंडिनेविया या फिर अरेबियन प्रायद्वीप, कौन सा था भैया। सही आंसर हो जाएगा बाल्कन। बाल्कन की वजह से मुख्य रूप से जो प्रथम विश्व युद्ध है ये हुआ था। अच्छा, क्यों हुआ था, आइए उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो बाल्कन क्षेत्र भौगोलिक और जातीय रूप से बहुत विविध था, जिसमें आज के रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस आदि शामिल थे। इस क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य के पतन, राष्ट्रवादी दावों के कारण भारी तनाव पैदा हो गया, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य पहले से शासन कर रहा था, अब ऑटोमन साम्राज्य जो है उसका पतन हो गया था। और राष्ट्रवादी मतलब लोग, जो राष्ट्रवादी लोग थे वो दावा करने लगे कि हम बनेंगे भैया, इसके राजा हम बनेंगे, इसके राजा हम बनेंगे। और इसकी वजह से जो अन्य देश थे उनके मध्य में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य जो जड़ थी वो यहीं से शुरू हुई थी, बाल्कन देश को लेकर के। 14 नंबर देखिए, गैरीबाल्डी के स्वयंसेवकों को किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें दक्षिण इटली को मुक्त कराने में मदद की थी। जो गैरीबाल्डी के स्वयं सेवक थे उनको किस नाम से जाना जाता है, इन लोगों ने क्या किया था, इटली को स्वतंत्र कराने में मदद की थी। बताइए, सही आंसर हो जाएगा रेड शर्ट। जिस तरह से अपने यहाँ लाल कुर्ती आंदोलन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, उसी तरह से इनके यहाँ पर रेड शर्ट करके एक जो है संगठन होता था। इनको गैरीबाल्डी के स्वयं सेवक कहते थे, ठीक है। इन लोगों ने दक्षिण इटली को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिली के राज में मार्च किया और स्पेनिश शासकों को बाहर निकालने में सफल रहे। इस तरह से इन लोगों ने क्या किया था, जो है रेड शर्ट वाले लोगों ने इनको मतलब स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इटली को स्वतंत्र कराने में, स्पेशली दक्षिणी इटली को स्वतंत्र कराने में। चलिए 15 नंबर देखिए, रूमानीवाद। रूमानीवाद 19वीं सदी के यूरोप में क्या था, रूमानीवाद शब्द का क्या अर्थ होता है। अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ठीक है। अब ये डिटेल सॉल्यूशन इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर हम पूरा आपको समझाते हुए चलेंगे तो वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी, ठीक है ना, तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसको आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। 16 नंबर पर चलते हैं, हमको भाई 100 प्रश्न करने हैं ना, तो समय भी तो देखना है। चलिए, प्रश्न नंबर 16 है, फ्रैंकफर्ट संसद 1848 में कहां पर यह बुलाई गई थी, फ्रैंकफर्ट संसद। सही आंसर ऑप्शन बी, सेंट पॉल चर्च में यह फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी, डेट देख लीजिए, 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। जिस तरह से अपने यहाँ संविधान सभा ने संविधान बनाया था, उस तरह से इन लोगों ने जो है जर्मनी के लिए संविधान बनाया था। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं, फ्रांस में 1830 की जुलाई क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 की जुलाई क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजशाही आ गई, जो वर्तमान में भी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, 18 कुस्तुतुनिया की संधि, ये महत्वपूर्ण है भाई, इस पर स्टार लगा लेना, ठीक है। कुस्तुतुनिया की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी। तो 1832 में कुस्तुतुनिया की जो संधि है वो हस्ताक्षरित हुई थी, इस पर साइन किए गए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 19वीं सदी में उदारवादी राष्ट्रवाद का नेतृत्व किया था। किसने उदारवादी राष्ट्रवाद को अपनाया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षित मध्य वर्ग ने उदारवादी राष्ट्रवाद को अपनाया था, ठीक है। इसमें कौन कौन आते थे, इसमें डॉक्टर, शिक्षक, उद्योगपति, व्यापारी शामिल थे, जिन्होंने कुलीन विशेषाधिकारों के उन्मूलन की मांग की थी। जितने भी बड़े बड़े लोग, अमीर लोग हैं, इनके विशेषाधिकार जो इनको दिए गए हैं उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो ये मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग के लोग थे जिन लोगों ने यह बेड़ा उठाया था। 20 नंबर देखिए, 1815 की वियना कांग्रेस के परिणाम स्वरूप फ्रांस में किस राजवंश में सत्ता बहाल किया। यानी कि 1815 में जब वियना संधि हुई थी उसके बाद में किसको सत्ता दी गई थी, तो ये था बुर्बो वंश। बुर्बो वंश को जो है सत्ता दी गई थी। यहाँ पर डिटेल पढ़ लेना। 21 नंबर देखते हैं, 21 नंबर क्या, 21 नंबर है, निरंकुशवाद शब्द का क्या अर्थ होता है। ये रहे 4 ऑप्शन। आइए आंसर की ओर चलते हैं, सही आंसर बी हो जाएगा, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता। यानी कि कोई भी भाई कोई भी शासन कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी शासन कर रहा होता है, या फिर अगर एक राजा है तो वो राजा पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब जो वो कहेगा वही होगा। जैसा भी कहाँ पर होता है, उत्तर कोरिया में होता है, जो वो कहता है वही होता है। उसने कहा कि भाई हमारी तरह सबको बाल
कटिंग करानी है तो सब वही कराते हैं, ठीक है ना। तो ये निरंकुशवादी जो है शासन कहा जा सकता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इतिहास में निरंकुशवादी राजशाही एक ऐसी सरकार को संदर्भित करता है जो अत्यधिक केंद्रीकृत, सैनिक तो दमनकारी होती थी तथा जिस पर किसी भी प्रकार का संवैधानिक या कानूनी प्रतिबंध नहीं होता था। यानी कि जो सरकार बन गई वो जो करती थी वही होता था, ठीक है। तो इसको हम जो है निरंकुश सरकार कहते हैं, जिस पर कोई भी अंकुश ना लगाया जा सके, जिसका कोई संविधान ही नहीं है। भाई सरकार पर अंकुश कौन लगाता है? संविधान लगाता है, न्यायपालिका लगाती है। जहां पर न्यायपालिका ही नहीं, कोई संविधान ही नहीं है, तो उसको हम निरंकुश शासन कहते हैं। अगला देखिए, यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक आदर्श समाज जो इतना पूर्ण है कि उसका वास्तव में अस्तित्व होना लगभग असंभव है। यानी यूटोपिया को कहते थे भाई एक ऐसा समाज जहां पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है ना, राम राज्य फैला हुआ है, ठीक है, राम राज्य फैला हुआ है। इस तरह के शासन को हम यूटोपिया कहते थे, लेकिन कह रहे हैं कि उसका वास्तव में होना, अस्तित्व होना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि इस तरह का कोई शासन हो ही नहीं सकता जहां पर बहुत ज़्यादा आदर्श हो, किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूटोपिया कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। 23 नंबर देखिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रयोग किए गए शब्द ला पैट्री, ला पैट्री का क्या अर्थ हो जाएगा? सही आंसर बी, ला पैट्री को हम पितृभूमि कहते हैं, ठीक है। यहां पर पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर है, स्टेट्स जनरल का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया था? बताइए, स्टेट्स जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ये पूरा सॉल्यूशन है, देख लेना। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर है, यूरोप में शिक्षित मध्य वर्ग और छात्रों के द्वारा किन क्लबों की स्थापना की गई थी? तो यूरोप में जो शिक्षित मध्य वर्ग थे और जो छात्र थे, इनके द्वारा जैकोबियन क्लब की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किस वर्ष किया था? कब आक्रमण किया था इटली पर नेपोलियन ने? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1797 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत बड़ा है, कितना पढ़ोगे ना, तो उस पूरे राष्ट्रवाद में से हम आपके लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे। तो भले ही आपको पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो या समझ में ना आ रहा हो, या ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हो सकता है आपका मन ना लग रहा हो, लेकिन पूरा देखना है मेरे भाई वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यही टॉपिक जो है कंपटीशन क्रिएट करेगा। 4-5 नंबर के आ जाएगा। जो नहीं पढ़ के गया है तुक्का मारेगा, माइनस में जाएगा, और जो पढ़ के गया है प्लस में रहेगा और जो है सिलेक्शन ले लेगा। चलो 27, शहरों में नेपोलियन ने किस प्रकार के प्रतिबंधों को हटा दिया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने शहरों में किस प्रकार के प्रतिबंध थे जिसको हटा दिया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो गिल्ड प्रतिबंध थे, गिल्ड प्रतिबंध को नेपोलियन बोनापार्ट ने हटा दिया था। अब ये गिल्ड प्रतिबंध क्या होते थे यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेपोलियन संहिता के तहत शहरों में गिल्ड, कारीगरों के संघ का जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया था, जिससे कारीगर और व्यापारियों को अपना काम करने की अधिक स्वतंत्रता मिल गई थी। तो कारीगरों के लिए जो है गिल्ड करके एक जो है प्रतिबंध लगाया जाता था, उस प्रतिबंध को नेपोलियन बोनापार्ट ने समाप्त कर दिया था। चलो 28 नंबर देखिए, 18वीं सदी के मध्य में कौन सा समाज ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था? तो ये हैब्सबर्ग साम्राज्य था, जो 1818वीं सदी में शासन किया करता था, किस पर? ऑस्ट्रिया और हंगरी पर। आगे 29 नंबर देखिए, कूटनीति के उद्देश्यों के लिए उच्च वर्गों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। कूटनीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उच्च वर्गों के द्वारा फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। 30 नंबर देखिए, उदारवाद शब्द लैटिन, उदारवाद जो है वो शब्द लैटिन मूल के किस शब्द से लिया गया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए उदारवाद को हमने किससे लिया है, जिसे हम लिबरलिज्म कहते हैं? बताइए, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किससे लिया है? लीबर नामक शब्द से लिया है। अब इसका अर्थ क्या होता है देख लो। उदारवाद शब्द लैटिन मूल शब्द लीबर से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र या फिर फ्री। नए मध्य वर्ग के लिए इसका अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समता होता था, ठीक है। आगे 31 नंबर बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड को तेज करते हैं। 19वीं सदी के पहले भाग में एले क्या मापने की इकाई हुआ करती थी? तो एले क्या होता था? एले होता था कपड़ा मापने की इकाई को हम एले कहते थे, जैसे आज मीटर में मापते हैं, पहले यूरोप के लोग एले कहते थे। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर 1834 में प्रसाकी पहल पर बने सीमा शुल्क संघ जोलवेरिन ने मुद्राओं की संख्या को 30 से घटा करके कितना कर दिया था? 30 से घटा करके 2 कर दिया था। केवल 2 मुद्राएं चलेंगी, पहले 30 चलती थी, ठीक है। अगला रूढ़िवाद, रूढ़िवाद जो है वो किस पर जोर देता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए रूढ़िवाद किस पर जोर देगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रूढ़िवाद पारंपरिक संस्थानों रीति रिवाजों को बनाए रखना। भाई रूढ़िवाद का अर्थ क्या होता है? जो पुरानी चीजें चल रही हैं वो पुरानी चीजें चलती रहें, उन्हीं को रूढ़िवादी प्रथा कहा जाता है। लकीर का फकीर भी हम इसको कह सकते हैं। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, पारंपरिक रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए रूढ़िवाद जो है इस पर जोर देता है। 34 नंबर, 1815 की वीना संधि के अनुसार फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्यों को क्यों स्थापित किया गया था? यानी कि
फ्रांस की सीमा पर नए राज्य क्यों स्थापित किए गए थे? सही आंसर बी हो जाएगा, भविष्य में फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए नए राज्य फ्रांस की सीमा पर बना दिए गए कि फ्रांस अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ पर नया राज्य बन गया है, इससे आगे फ्रांस नहीं जा पाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे बाउंड्री नहीं बना देते हैं कि भैया खेत काट रहा है, मेड़ काटते चले जा रहे हैं, एक काम करो बाउंड्री बना दो, अब इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। 35 है, ड्यूक मैटरनिक ने ग्यूसेप मैथ्सनी को क्या कहकर वर्णित किया है? तो ड्यूक मैटरनिक ने जो है ग्यूसेप मैथ्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहकर के पुकारा है। 36 नंबर देखिए, बेल्जियम किस देश से अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। फैक्ट वाला प्रश्न है, आपको याद रखना है। ये डिटेल सॉल्यूशन 1833 की ब्रुसेल्स संधि में ये सारा काम हुआ था और जो है यूनाइटेड ऑफ नेशन से अलग होकर के नया जो है कह सकते हैं देश बन गया था और स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। ठीक है। 37 नंबर देखिए, किस अंग्रेज कवि ने यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए थे? वो अंग्रेज कवि कौन थे? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने जो है धन भी इकट्ठा किया था और लड़ने भी गए थे स्वतंत्रता संग्राम में। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर देखिए, जर्मन दार्शनिक जोहान ग्रेटफाइड हेडर के अनुसार सच्ची जर्मन संस्कृति कहाँ पाई जा सकती थी? सही आंसर बी हो जाएगा, आम लोगों के बीच में जो दास लोग हुआ करते थे। तो इनका कहना था, जो जोहान गॉडफ्राइड थे, उनका कहना था कि अगर सच्ची जर्मन संस्कृति देखनी है ना तो जो दास लोग हैं उनके पास में जाकर के देखो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आम लोग हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 39, पोलैंड में राष्ट्रीय संवर्ग को संगीत और ओपेरा के माध्यम से किसने जीवित रखा है? ये हो जाएगा कैरोल कुरपिस्की ने। कैरोल कुरपिस्की ने पोलैंड में राष्ट्रीय संघर्ष को संगीत और ओपेरा के माध्यम से जीवित रखा था। 40 नंबर, रूसी कब्जे के बाद पोलैंड के स्कूलों में किस भाषा को जबरन थोपा गया था? तो पोलैंड के स्कूलों में रूसी भाषा को जबरन थोप दिया गया जब पोलैंड पर रूस ने कब्जा कर लिया था। चलिए 41 नंबर देखिए, 1815 में सिलेसिया में बुनकरों ने किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था? 1815 में सिलेसिया के बुनकरों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन बी, ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था सिलेसिया के बुनकरों ने। आगे बढ़ लेते हैं 42 नंबर देखिए, फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मन राष्ट्र का ताज किसे सौंपने की पेशकश की थी? तो फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को जो है जर्मन का ताज सौंपने की कहा था जब फ्रैंकफर्ट संसद जो है स्थापित की गई थी फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1848 में प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को संवैधानिक राजतंत्र के तहत ताज की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। उनका भैया हम नहीं संभाल पाएंगे, फालतू में फिर दूसरा विश्व युद्ध होता फिरेगा। ठीक है, उन्होंने कहा हम नहीं कर पाएंगे। चलो 43, सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को किस रूप में प्रवेश दिया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा, महिलाओं को केवल आगंतुक दीर्घामी पर्यवेक्षक के रूप में, यानी कि आकर के आप बैठो और देखो, इस रूप में इनको जो है एंट्री दी गई थी महिलाओं को। 44, इटली के एकीकरण से पहले 1858 में कौन सा एकमात्र इतालवी राज्य एक इतालवी रियासत के अधीन था? बताइए, सीधे आपको बस पढ़ते जाना है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है, अपने वाले को ज़्यादा समझना है, इसमें फंस गए तो फंसे रह जाओगे। ठीक है ना, तो केवल पढ़ते जाओ। तो सॉर्डिनिया और पीडमोंट इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉर्डिनिया और पीडमोंट जो रियासत था, ये एकमात्र इतालवी राज्य था जो एक इतालवी रियासत के अधीन था। आगे बढ़ते हैं, 2-3 बार आपको बस देख लेना है वीडियो। चलो 45 नंबर देखिए, इटली के एकीकरण में सॉर्डिनिया पीडमेंट के मुख्यमंत्री कैबूर ने किस देश के साथ में कूटनीतिक गठबंधन किया था? तो कैबूर ने किसके साथ में कूटनीतिक गठबंधन किया? ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस के साथ में गठबंधन किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं 46, 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में एक समारोह में जर्मन सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया था 1871 में वर्साय के महल में। आगे बढ़ते हैं 47, आयरलैंड में कैथोलिक विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था जिन्हें 1798 में कुचल दिया गया था? बताइए, किसने किया था कैथोलिक के विद्रोहियों का नेतृत्व? तो ये किया था वोल्फ टोन महोदय के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। 48 देखिए, 1801 में आयरलैंड को जबरन किस में मिला लिया गया था? तो आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया गया था जबरन 1801 में। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक नहीं था? इनमें से कौन सा जो नया ब्रिटिश राष्ट्र बना था उसके प्रतीक में शामिल नहीं था? भाई बताइए। यूनियन जैक उनका झंडा था, राष्ट्रीय गान गॉड सेव द किंग ये था, अंग्रेजी भाषा थी, या फिर लाल कुर्ती थी? तो लाल कुर्ती जो है, रेड शर्ट जो है वो इसमें शामिल नहीं था। तो ब्रिटिश झंडा, राष्ट्रगान और अंग्रेजी भाषा ब्रिटिश राष्ट्रवाद के प्रतीक थे, लेकिन रेड शर्ट, लाल कुर्ती गैरीबॉल्डी के इतालवी स्वयंसेवकों की पोशाक थी, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। 50 नंबर देखिए, राष्ट्रवाद के संदर्भ में टूटी हुई बेड़ियां ये किसका प्रतीक है? तो ये आज़ादी मिलने की प्रतीक है। ठीक है, ऐसे बेड़ियों को दर्शाया गया, ये बेड़ियां टूटी हुई दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो ये आज़ादी का प्रतीक मानी गई हैं। आगे बढ़ते हैं 51, 51, तलवार पर लिपटी जैतून की शाखा
किस बात का प्रतीक मानी जाती है? ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो शांति की चाह मानी जाती है कि भाई तलवार जो है वो सत्यानाश करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, इस पर मैंने जैतून की शाखा लटका दी है, अर्थात इस तलवार का प्रयोग ना किया जाए, तो ये शांति का प्रतीक मानी जाती है। 52, काले झंडे और सुनहरे रंग का तिरंगा जर्मनी में ये किसका झंडा था? बताइए। काले, लाल और सुनहरे रंग का जो तिरंगा था वो जर्मनी में किसका झंडा था? राजा का था, उदारवादियों का था, कंजर्वेटिव का था? सही आंसर आपका हो जाएगा उदारवादियों का प्रतीक था 1848 में। आगे बढ़ते हैं 53। चित्रकार लॉरेंज क्लासेन ने 1807 में राइन नदी पर पहरा देते हुए किसका चित्र बनाया था? तो इन्होंने बनाया था जर्मेनिया का। जर्मेनिया के बारे में बता चुके हैं, जैसे अपनी भारत माता का चित्र है वैसे जर्मेनिया का चित्र है। 54 देखिए, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत कौन सा क्षेत्र बन गया था? तो ये बन गया था बाल्कन क्षेत्र, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था। इसका मेन रीजन यही था। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को व्यापक रूप से किस नाम से जाना जाता था? बताइए किस नाम से जानते थे बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को? 4 ऑप्शन ये रहा, सही आंसर ऑप्शन ए स्लैव के नाम से जानते थे। ये ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। सिंपल अगर पेपर होगा तब भी इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। बाल्कन के निवासियों को स्लैव कहा जाता था। 56 नंबर देखिए, कौन सा साम्राज्य 19वीं सदी में आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के बावजूद बाल्कन क्षेत्र पर अपना नियंत्रण खोता चला गया? तो ये था बी, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य बहुत अच्छा काम कर रहा था, फिर भी उसका नियंत्रण यहाँ पर खोता चला गया और लास्ट में आकर के ऑटोमन साम्राज्य समाप्त। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर देखिए, 1914 में यूरोप को महाविनाश प्रथम विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाला साम्राज्यवाद किस विचारधारा से जुड़ा था? किसने यूरोप को प्रथम विश्व युद्ध में ढकेल दिया था? बताइए। मार्क्सवाद था, राष्ट्रवाद था, समाजवाद था या फिर रूढ़िवाद था? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रवाद के द्वारा जो है यूरोप को महाविनाश यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया था। देखिए 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद अपने आदर्शवादी लक्ष्यों से भटककर संकीर्ण हो गया। यह राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद दूसरे देशों पर कब्जा करने की नीति के साथ में जुड़ गया, तो इसने 1914 में प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। यानी अभी तक तो अपने देश में ही चल रहा था, अब इन्होंने क्या कहा कि हम दूसरे देशों पर भी कब्जा करेंगे, इस वजह से पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। 58, नेपोलियन संहिता 1804 ने संपत्ति के अधिकार को क्या किया? तो संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया था किसने? नेपोलियन संहिता, जो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लाई गई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से पहले फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। ये 3 वर्ग कौन कौन से थे यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक क्लेर्जी था, एक नोबिलिटी था और तीसरा कॉमनर्स था। मतलब कॉमन का अर्थ होना है कॉमनर्स थे। कॉमनर्स का मतलब होता है जो सामान्य लोग होते हैं, आम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें करों का पूरा बोझ केवल तीसरे स्टेट यानी कि आम लोगों पर था। जो कॉमन लोग थे, इन कॉमन लोगों पर पूरा भार पड़ता था। तो ये 3 स्टेट में बटा हुआ था। 60 नंबर, ग्रेट ब्रिटेन किन देशों से मिलकर के बना है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, 3 से मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर देखिए, 1848 में पेरिस में बेरोजगारी और भुखमरी के कारण लोगों ने बैरिकेड्स लगा दिए और किसे भागने पर मजबूर कर दिया था? तो लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया था। कब? 1848 में बैरिकेड्स लगा करके लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया था। 62 नंबर देखिए, फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने 1848 में एक गणतंत्र की घोषणा की और कितने वर्षों से अधिक उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया था? तो ये किया था 21 वर्ष से जितने भी उम्र के अधिक लोग थे वो सब लोग जो है वोट डाल सकते थे, मत का अधिकार दिया था फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने 1848 में। अगला देखिए 63, 1845 के सिलेसिया विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किस पत्रकार के द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन ये रहा। सिलेसिया विद्रोह का प्रत्यक्ष वर्णन किसने किया था? तो विल्हेम वॉल्फ महोदय ने किया था। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पत्रकार थे जिन्होंने एक सूती कपड़ा बुनाई गांव में सिलसेयाई बुनकरों की दयनीय स्थिति और उनके विद्रोह का विस्तार से वर्णन किया था। 64 देखिए, बाज की मुहर वाला कवच जर्मन रूपकों में किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये माना जाता है जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये पूरा डिटेल है, पढ़ लेना। 65 नंबर पर चलते हैं, उगते सूरज की किरणें किस विचार का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये एक नए युग की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती हैं, उगते सूरज की किरणें। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर, गैरीबाल्डी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में हुआ था। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक जो थे वो कौन थे? ग्यूसेप गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस में हुआ था। वह बाद में यंग इटली के सदस्य बन गए थे। 67 देखिए, 67 है, किस जर्मन अर्थशास्त्री ने 1834 में लिखा था कि जॉलवेरिन का उद्देश्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना है? तो ये फ्रेडरिक लिस्ट महोदय के द्वारा लिखा गया था। जॉलवेरिन क्या था? अभी आपको पता था। जॉलवेरिन एक प्रकार का चित्र था जो उनके देश की माता को दर्शाता था, जैसे अपनी भारत माता होती है, ठीक है ना।
तो एक सूत्र में बांधने का काम करेगा, यह कहा था किसने कहा था? फ्रेडरिक लिस्टे ने कहा था। 68 नंबर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस नई व्यवस्था के तहत सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए थे? बताइए कौन सी नई व्यवस्था थी जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये रहे 4 ऑप्शन, छोटा कर देते हैं तो आ जाएगा। हाँ, ये सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 69 पर चलते हैं। देखिए 69 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो ये ग्रीस यानी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। आगे 70 नंबर, रोमानीवाद ने मुख्य रूप से किस चीज की आलोचना की थी? तो रोमानीवाद ने तर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की, जो लोग तर्क और विज्ञान का बखान करते थे उसकी जो है कह सकते हैं आलोचना की थी रोमानीवाद ने। 71 देखिए, ब्रदर्स ग्रीम जो अपनी लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ब्रदर्स ग्रीम का जन्म कहाँ पर हुआ था? हनाऊ में हुआ था। ठीक है, जब नॉर्मल पेपर आएगा तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, इनको भी आपको अच्छे से देखते चलना है, 2-4 बार वीडियो देख लोगे तो याद हो जाएगा। चलिए, हैब्सबर्ग साम्राज्य में हंगरी की आधी आबादी कौन सी भाषा बोलती थी? तो हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलती थी। फैक्ट वाला प्रश्न है। चलिए 73, ऑस्ट्रेलियाई चांसलर कौन थे? मैटरनिक ने 1848 में किस कारण से पद से हटना पड़ा? किस कारण से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो वियना में हुए हिंसक जन विद्रोह के कारण जो ऑस्ट्रेलियाई चांसलर थे मैटरनिक को जो है 1848 में अपने पद से हटना पड़ा था। इन्होंने ही कहा था फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। 84 नंबर देखिए, 74 देखिए, गैरीबाल्डी ने 1860 में किस राज्य को जीतने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन हासिल किया था? तो दो सिसिली का जो राज था इनको जीतने के लिए क्या किया था? किसानों का समर्थन प्राप्त किया था। किसने? गैरीबाल्डी ने। 75 देखिए, रक्त और लौह की नीति जर्मनी के एकीकरण के लिए किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, और यही नीति जो है सरदार पटेल के द्वारा अपनाई गई थी भारत में। अगला, फ्रांस में महिलाओं को मतदान का अधिकार अंततः किस वर्ष मिल गया था? तो अंत में आकर के फ्रांस में महिलाओं का वोटिंग का अधिकार जो है वो 1946 में आकर के मिला था। कब? 1946 में पहली बार महिलाओं ने वोटिंग की थी। 77 देखिए, 77, ब्रिटेन में 1688 में एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से सत्ता किसने छीनी थी? बताइए। तो इस संसद ने राजशाही से सत्ता छीन ली थी रक्तहीन क्रांति की मदद से ब्रिटेन में। आगे 78 देखिए, किस देश का राष्ट्रवाद राज्य निर्माण की लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, ना कि किसी अचानक हुई क्रांति का? तो ये था ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद था वो राज्य निर्माण की लंबी प्रक्रिया से ये राष्ट्रवाद पनपा था, अचानक किसी क्रांति से नहीं बना था। 79 देखिए, 79 कह रहा है कि स्कॉटिश हाईलैंड्स के कैथोलिक लोगों को अंग्रेजों के द्वारा क्या पहनने से मना किया गया था? तो उनकी जो राष्ट्रीय पोशाक थी उसको पहनने से मना कर दिया था। फिर कैथोलिक लोगों ने मिलकर के क्या किया था? आंदोलन किया था। 80 नंबर देखिए, एकीकरण के बाद जर्मनी की नई राज्य व्यवस्था ने मुख्य रूप से किस चीज की आधुनिकीकरण पर जोर दिया? तो जर्मनी की नई राज्य व्यवस्था ने मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी प्रणाली पर जोर दिया था। 81 देखिए, 1830 के दशक में यूरोप में भारी आर्थिक संकट के दौरान जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रवास कहां से हुआ था? बताइए, कहां से कहां लोग जो है गमन कर गए थे जब इतना ज्यादा आर्थिक संकट आया था? शहरों से ग्रामीण की ओर, गांव से शहर की ओर। चलिए देख लेते हैं आंसर। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर भागने लगे थे जब ये मंदी आई थी, मतलब महंगाई जब आई थी। आगे देखते हैं 82, 19वीं सदी के यूरोप में समानता के उदारवादी विचार में मुख्य रूप से किस अधिकार का अभाव देखने को मिलता है? 19वीं सदी के यूरोप में तो उसमें सार्वभौमिक मताधिकार का अभाव देखने को मिलता है। अगला देखिए 83 नंबर, इटली के महान क्रांतिकारी ग्यूसेप गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? किस पेशे से वो जुड़े हुए थे? तो वो एक नाविक थे, एक सेलर थे, और बाद में वो इतने बड़े क्रांतिकारी बने थे। 84 नंबर देखिए, 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस में स्थापित राष्ट्रीय कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? 1848 की क्रांति के बाद 4 ऑप्शन है, सही आंसर भी हो जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना था मुख्य रूप से, इसी वजह से ये क्रांति हुई थी। 85 नंबर देखिए, नेपोलियन के द्वारा स्थापित जर्मन परिसंघ में कुल कितने राज्य शामिल थे जिन्हें 1815 की वीना कांग्रेस ने अछूता छोड़ दिया था? तो कुल 39 राज्य शामिल थे जिसको जो है वीना कांग्रेस ने अछूता छोड़ दिया था, यानी इन पर कोई बात ही नहीं की थी। 86 देखिए, ग्यूसेप मैसनी ने यंग यूरोप नामक दूसरे गुप्त संगठन की स्थापना किस शहर में की थी? तो दूसरे अगर संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? बर्न में की थी। कहाँ पर? बर्न में, ठीक है, और पहले की पेरिस में। अगला 87, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में स्वयं को सम्राट घोषित करके फ्रांस में किस व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जब शासक बना था तो लोकतंत्र, जो गणतंत्र था, उसको समाप्त कर दिया था और खुद ही वो शासक वहां पर बन गया था। देखिए, हैब्सबर्ग साम्राज्य के तहत गैलिसिया क्षेत्र में कुलीन वर्ग का मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते थे? तो कुलीन वर्ग थे वो क्या बोलते थे? पोलिश भाषा बोलते थे। एक मिनट, इसको एक बार और क्लियर कर लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद
फ्रांस एक गणतंत्र बन गया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर कब्जा करके स्वयं को सम्राट घोषित करके फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और फिर से राजशाही स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो गणतंत्र बना था, पहले राजशाही था, फिर गणतंत्र बना और फिर से जो है राजशाही स्थापित कर दी किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये पोलिस वाला आपको बता दिया। 89 पर चलते हैं। 1815 की वियना संधि के अनुसार इटली का महत्वपूर्ण उत्तरी भाग, जिसे हम लैम्बॉर्डी और वेनेसिया, किस साम्राज्य के नियंत्रण में दे दिया गया था? तो इटली का जो उत्तरी भाग था इसको किसके उसमें दे दिया गया? तो ये दिया गया था ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को दे दिया गया कि तुम इस पर जो है अपना शासन करो। 90 नंबर, फ्रांस में 1789 की क्रांति के दौरान फ्रांसीसी तिरंगा किस ध्वज के स्थान पर अपनाया गया था? तो ये पूर्व शाही मानक जो ध्वज था उसके स्थान पर इसको अपनाया गया था। 91 देखिए, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को सबसे अधिक जागृत किया था? तो किसके बीच किया था? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। आगे बढ़ते हैं, 92 देखते हैं। देखिए 92 है, 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद के द्वारा तैयार किए गए जर्मन संविधान के मसौदे में राष्ट्र का प्रमुख किसे बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के अधीन कार्य करने वाला एक सम्राट था जिसको राष्ट्र का प्रमुख बनाया जाना, ये निर्णय लिया गया फ्रैंकफर्ट संसद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 93 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्टेट्स जनरल के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? तो ये सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा स्टेट्स जनरल का चुनाव किया जाता था। 94, फ्रांसीसी रूपक मारियान के प्रतीक मुख्य रूप से किन दो विचारों से प्रेरित थे? तो जो मारियान का प्रतीक था वो किससे प्रेरित था? तो वो प्रेरित था स्वतंत्रता और गणतंत्र से। ठीक है, तो मारियान जो है वो स्वतंत्रता और गणतंत्र से प्रेरित था, जिसमें लाल टोपी, तिरंगा और कलगी हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का चित्र था जिसमें क्या क्या थे? तो एक लाल टोपी थी, तिरंगा था और कलगी था, ये ध्यान रखना है। 95 देखिए, ऑस्ट्रिया और रूस में भू दासत्व और बंधुआ मजदूरी को किस वर्ष की क्रांति के बाद में समाप्त कर दिया गया? तो 1848 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो भू दासत्व था और जो बंधुआ मजदूरी थी इसको समाप्त कर दिया गया 1848 की क्रांति के बाद में। 96 देखिए, रूपकात्मक चित्रों में आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला, ये किसका प्रतीक माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा न्याय का प्रतीक इसको मानते हैं। आज भी अपन जो है इसका यूज करते हैं, है ना। और अब तो पट्टी जो है वो उससे आंख से हटा दी गई है। देखिए अगला 97, बाल्कन क्षेत्र में किस साम्राज्य के विक्टर ने सबसे अधिक राष्ट्रवादी तनाव और अस्थिरता पैदा की थी? तो ये ऑटोमन साम्राज्य जब हट गया तो सबसे अधिक जो है राष्ट्रवादी तनाव पैदा हो गया और अस्थिरता पैदा हो गई ऑटोमन साम्राज्य के हटने के बाद में। 98, 1815 में वियना कांग्रेस के दौरान यूरोपीय शक्तियों ने किस देश को फ्रांस के उत्तर में स्थित नीदरलैंड के राज्य में शामिल कर लिया था? कौन सा देश था? तो ये था बेल्जियम। बेल्जियम को नीदरलैंड में शामिल कर लिया गया था। ये प्रश्न बनेगा कि नीदरलैंड में किसको शामिल किया गया? तो बेल्जियम को शामिल किया गया था। 99 देखिए, जब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ तो नई राज्य व्यवस्था में किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? तो जब एकीकरण हो गया भाई, बिस्मार्क ने जब सबका एकीकरण कर लिया तो फिर किस पर उन्होंने सबसे अधिक जोर दिया? सही आंसर सी हो जाएगा, जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी प्रणालियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, ऐसा बिस्मार्क के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं 100 नंबर। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के दौरान स्थानीय बोलियों का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया था? तो स्थानीय बोलियों का उपयोग किया गया था आधुनिक राष्ट्रवादी संदेश को अनपढ़ जनता की बड़ी आबादी तक ले जाने के लिए। भाई वहाँ की जनता इंग्लिश थोड़ी जानती थी, तो जो लोकल लैंग्वेज थी उसको जानती थी, तो आधुनिक राष्ट्रवादी जो संदेश थे उसको लोकल लैंग्वेज में पहुँचाया गया लोगों तक। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज का यानी स्थानीय बोलियों का सबसे ज़्यादा प्रचार यहाँ पर किया गया था। इस तरह से 100 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना है, जिससे कि ये प्रश्न आपकी आंखों के सामने से निकल जाएं। जब एग्जाम सेंटर पर आप बैठे हों और प्रश्न आपके सामने आए तो आपकी निगाह और माउस एक ही जगह पर जाना चाहिए, जो एक्यूरेट सही आंसर हो उस पर ही आपका माउस और निगाह दोनों जानी चाहिए। ठीक है ना, तो 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लेना। बाकी आप जब नोट्स लेंगे तो नोट्स के साथ में इसका PDF आपको संग में लगा हुआ मिलेगा। नंबर वही 7052547003। ठीक है, अगला टॉप 100 की वीडियो आने वाली है जो आपके हिंदी के टॉपिक की होगी, जिसमें हम जितने भी पार्ट है ना, गद्य खंड जितने भी हैं उन सभी गद्य खंड को मिला करके टॉप 100 प्रश्नों की एक जो है वीडियो बना देंगे। तो वहाँ से आपका जो है हिंदी गद्य खंड भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हिंदी पद्य खंड जिसमें निराला वगैरह की जो सारी कविताएं हैं उनको एक साथ में ले लेंगे। फिर इसी तरह से इंग्लिश इसी तरह से पूरा कंप्लीट करवा देंगे और एग्जाम तक आपके पास में 4000 के आसपास MCQ होंगे, जिन्हें आप एग्जाम से 2 दिन पहले रिपीट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो नोट्स आप लोग जरूर ले लेना, क्योंकि 4 तारीख के बाद 5 तारीख से ये नोट्स 149 रुपये के मिलेंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई,
चलिए, बाकी जिसका जेल पैरी का एग्जाम है वो मात्र 189 रुपये में कंप्लीट जेल पैरी के नोट्स ले सकते हैं और एग्जाम के आखिरी समय पर ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लगभग 4000 के आसपास एमसीक्यू मिलने वाले हैं, एमसीक्यू मिलेंगे। इसके बाद में लगभग आपको 7 से 8 प्रैक्टिस सेट, 7 से 8 आपको मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो टॉप 100 की सीरीज है उसके सारे एमसीक्यू मिलेंगे। ये सब कुछ आपको मात्र 189 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आप प्राप्त कर सकते हैं उसी प्रक्रिया से जो हमने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। नंबर आप नोट कर लेना 7052547033। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।